हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 की आंसर की पहले ही आ गई थी। इनके एग्ज़ाम 13 अक्टूबर 2025 को दो शिफ्ट में कंप्लीट हुए। तो हम लोग इनके दोनों शिफ्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो ग्रुप डी का चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इसका पहला शिफ्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि चतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात ये अनुपात दे रखा है तो कोण x का मान कितना है। ठीक है, देखिए सिंपल सा सवाल है। अब जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। अगर रेशियो में चारों कोनों का योगफल हम लोग निकालें तो कितना होगा, 2 3 5 3 8 4 12। और चारों कोनों का एक्चुअल में योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये 12 यूनिट 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये कितना गुना है, डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, उसके बाद 0 है तो 30 गुना हुआ। कोण x का मान हमें निकालना है, तो कोण x आप देख सकते हैं दूसरा वाला 3 यूनिट का है, तो 3 यूनिट का वैल्यू आप निकाल दीजिए। इसका 30 गुना हो रहा है, इसका भी 30 गुना होगा, तो 90 डिग्री कोण x का मान निकलेगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, शुद्ध घी का मूल्य 112 रुपया प्रति केजी है। कोई बेईमान दुकानदार इसमें 56 रुपया प्रति केजी मूल्य वाले वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद इस मिश्रण को 91 रुपया प्रति केजी की दर से बेचता है, जिससे उसे 30% का लाभ होता है। वह दोनों को किस अनुपात में मिश्रित करता है। ठीक है, देखिए एलिगेशन का सवाल है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। शुद्ध घी का क्या प्राइस दे रखा है, 112 रुपया प्रति केजी। और वनस्पति तेल का क्या प्राइस है, 56 रुपया प्रति केजी। ठीक है, देखिए ये जो प्राइस दे रखा है ये इसका कॉस्ट प्राइस है। अब ये बेईमान दुकानदार क्या करता है, इन दोनों को मिला के एक मिश्रण तैयार करता है और इस मिश्रण को 91 रुपया प्रति केजी के भाव पर बेचता है। ठीक है, तो आपको ये 91 यहाँ पर नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, देखिए 91 रुपया जब ये बेच रहा है तो इसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये मिश्रण का आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, 91 को, देखिए 91 बेचने पर 30% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये 91 130% का वैल्यू है। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस यानी 100% का वैल्यू। ठीक है, तो जीरो काट दीजिए, 13 से ये 7 बार में 7 गुना 10, 70 रुपया आ गया मिश्रण का कॉस्ट प्राइस, तो 70 आ जाएगा बीच में। अब यहाँ पर आप डिफरेंस ले लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 का डिफरेंस आ रहा है और इन दोनों का डिफरेंस 14 पंचे 14 अट्ठे, यानी यहाँ पर 42 का डिफरेंस आएगा। घटाएंगे 14 एक का 14, 14 तिया 42, तो 1:3 जो है इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों फ्रैक्शन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 5/2 में 3/2 माइनस करना है तो ये कितना बन जाएगा, अब सीधा सीधा ढाई में से 1.5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। प्लस उसमें करना है ये क्या है, 7 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बनेगा, 7 एक का 7 5 12, तो कुल मिला के 12 एक का 12 7 19/12 इस सवाल का सही आंसर होगा। 19/12 ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे, इसका सरलीकृत मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अंदर में जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करिए, तो 5 2 7 आ गया। उसके बाद ब्रैकेट के बाद माइनस प्लस है, तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, 5 5 कितना हो जाएगा 10, उसके बाद माइनस कर दीजिए 7 इसमें, तो 10 में 7 माइनस होगा तो बचे 3। ठीक है, 3। उसके बाद आगे अगर हम लोग जाएँ तो माइनस से प्लस है तो प्लस वाला कर लीजिए, 9 3 12 हो जाएगा। उसमें माइनस करना है 3, तो 12 में 3 माइनस होगा तो बचेगा 9। फिर यहाँ गुना है, तो ये देखिए 6 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो 2 गुना 9 करना, तो 9 दूना कितना आ जाएगा 18। तो 18 आया यहाँ तक का वैल्यू, आगे भागे फिर 72 है, तो 18 से 72 को भाग दे दीजिए 4 बार में, तो सीधा सीधा 4 इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आगे, 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत 130 रुपया है। यदि एक पेन की कीमत 25% बढ़ जाती है और एक नोटबुक की कीमत 20% कम हो जाती है तो 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत 82 रुपया हो जाती है। एक पेन और 2 नोटबुक की मूल कीमत कितनी है। ठीक है, देखिए इस सवाल को आसानी से सॉल्व करने के लिए, ताकि आप पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं जाए, तो क्या करिए, ये जो 25% बढ़ गया इसका फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/4 होता है, और ये 20% कम हो गया इसका भी फ्रैक्शन आप जानते हैं कि 1/5 होता है। ये जो बढ़ा है ये किसका है, पेन का। अगर हम लोग यहाँ पर पेन की बात करें तो इनिशियल प्राइस ये नीचे वाला 4 के मल्टीपल में एक्स में मान लीजिए, यानी कि 4x। ठीक है, अब 4 पर 1 का वृद्धि हुआ तो 5 हो गया, तो पहले 4x था, अब जो प्राइस है बढ़ने के बाद वो क्या होगा, 5x होगा। तो ये हो गया पेन की कहानी। अगर हम लोग नोटबुक की बात करें तो नोटबुक क्या है,
पहले इनिशियल 5 में मानेंगे यानी कि 5y, तो बढ़ने के बाद यहाँ पर बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, तो कम होने के बाद कितना होगा, 5 पर 1 का कमी होता 4 हुआ, यानी कि 4y जो है बाद वाला प्राइस हुआ। तो ये कहानी है पेन और नोटबुक के प्राइस का। अब इक्वेशन बना लीजिए, 4 पेन 5 नोटबुक, एक पेन का आप देख रहे हैं 4x है, तो 4 का कितना होगा, 4 चौके 16x, प्लस 5 नोटबुक, एक नोटबुक का 5y तो 5 का 25y, टोटल प्राइस लग रहा है 130 रुपया, ठीक है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पर 2 पेन है, तो आप सीधा सीधा क्या करिए, यहाँ पर जो है 2 से पूरा को डिवाइड कर दीजिए, तो एक पेन 2 नोटबुक, यहाँ पर 41 रुपया होगा। तो एक पेन का बढ़ने के बाद का प्राइस 5x है, प्लस यहाँ पर 2 नोटबुक बच गया, तो एक नोटबुक का यहाँ पर देखिए घटने के बाद 4y है, तो 2 का कितना होगा 8y, बराबर टोटल प्राइस पहले 82 था, अब कितना होगा 41 होगा, क्योंकि हम लोग ये पूरा स्ट्रक्चर को 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। दोनों का वैल्यू आपको निकालना तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो किसी एक को यहाँ पर क्या करिए, 16 5 का एलसीएम 80, इसको 5 से गुना कर दीजिए, इसको 16 से, उसके बाद पहला में से दूसरा को माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, ये कितना होगा 25 पंचे 125, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 16 अट्ठे 128, तो डिफरेंस आ गया 3y का। यहाँ पर 13 पचे 65, 650 का, और यहाँ पर 41 गुना 16, तो 16 एक बचा, 16 चौक 64 एक 65, 656 और 50 का डिफरेंस 6 आएगा, ठीक है। 3 से कटाएंगे इसको 2 बार में, तो y का वैल्यू आ गया 2, y का 2 आया, तो x का कितना आएगा, इसी एक में रख लीजिए। यहाँ पर अगर हम लोग रख लें 25 गुना 50 होगा, उधर जाके घट जाएगा 80, 16 से डिवाइड करेंगे तो 5, x का वैल्यू 5 आ गया। प्राइस निकालना आपको एक पेन का, यहाँ पर रख दीजिए 4x में, x का वैल्यू 5 है, तो 4 पंजे 20 रुपया हो जाएगा पेन का। और 2 नोटबुक है, एक नोटबुक का 5y, 2 का 10y, y का वैल्यू 2 है, तो 10 दूना 20 रुपये यहाँ से भी आएगा, तो कुल मिला के 20 + 20 40 रुपया इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, ठीक है। देखिए अनुपात का कंपैरिजन हम आपको पहले भी बताए हैं, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमें बड़ा से बड़ा फ्रैक्शन चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अंश मैक्सिमम खोजते हैं और हर जो है वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो चारों ऑप्शन को चेक करके देख लीजिए कहाँ पर ऐसा हो रहा है, वही इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो 19 है 43 है, तो 19 का 2 गुना 38, 38 से ज़्यादा है 43, ठीक है। 23 का 2 गुना 46 उससे कम है, तो इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो किसका हर जो है अंश से छोटा हुआ, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये जो 45 है 23 दूना 46 से कम हुआ, तो ये बड़ा भिन्न होगा, ऊपर वाला छोटा होगा, तो ऊपर वाला को हटा दीजिए। उसके बाद 20 दूना 40 से कम है यहाँ पर, तो ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा। अब इन दोनों में कौन बड़ा है वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। चौथा अगर देखें तो 13 है 40 है, तो 13 का 3 गुना से भी ये ज़्यादा है, तो ये तो बहुत छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन है आपके पास, इन दोनों में से एलिमिनेट करना, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया 23/45, और दूसरा क्या हो गया 20/38, इसको आप लिखेंगे 10/19, ठीक है, 2 से डिवाइड करके क्रॉस गुना करके चेक कर लीजिए, 45 दाही 450, इधर कितना हुआ 19 या 57 बचा 5, 19 दूना 38 5 43 437, तो इन दोनों में 450 जो है बड़ा है। 450 किसके तरफ था 10/19, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 और उनका एचसीएफ 5 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए रेशियो में आप एचसीएफ निकालिए तो कितना आएगा, 5:4 का एचसीएफ 1 आएगा, जबकि एक्चुअल में 5 दे रखा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो जाएगा। हमें एलसीएम चाहिए, रेशियो में एलसीएम निकालेंगे सीधा गुना करना होगा, 5 चौके 20, तो 1 का 5 तो 20 का कितना 100, तो 100 ही सवाल का एलसीएम होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे, 81 मीटर लंबी 29 मीटर ऊंची और 0.8 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक ये डायमेंशन वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 40% स्थान घेरता है, ठीक है। सिंपल सा है, दीवार के आयतन को ईंट के आयतन से डिवाइड करना। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ईंट जो है दीवार के टोटल आयतन का 60% जगह लेगी, क्योंकि 40% कौन ले रहा है, 40% रेत और सीमेंट ले रहा है। तो निकाल लेते हैं। निकालने से पहले आपको यूनिट देखना है या मीटर में या सेंटीमीटर में, तो इसको आप लिखेंगे सेंटीमीटर में। तो 81 मीटर हो जाएगा 8100 सेंटीमीटर, क्योंकि घनाभ भाकार होगा दीवार, और घनाभ का आयतन आप जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो हम लोग ये तीनों को गुना कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। उसके बाद ऊंचाई है 29, तो ये हो जाएगा 2900 सेंटीमीटर, 0.8 हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। इसका हमें निकालना कितना 60%, इसको आप लिख सकते हैं 0.6 गुना।
अब इसको डिवाइड करिए, ईंटा का क्या डायमेंशन है 72, 50, 25, तो 72 गुना 50 गुना 25। अगर आप नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो आपको ईंटों की संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं, आप पॉइंट हटा दीजिए जीरो के लिए। अब आप इसको कटा सकते हैं यहाँ पर 25 से, 25 चौके 100, 29 चौके 116 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, और ये 9 से कट रहा है तो 9 से 8 बार में काट देंगे, और ये 9 से 900 बार में कट जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ से 8 और 8 काट सकते हैं, 50 से ये कट जाएगा। क्या, जीरो तो कटा 5 से 18 बार में। ठीक, अब नहीं कटने वाला, नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर गुना करना है। तो इकाई अंक देख सकते हैं, 8 छः के 48, 8 हुआ, 8 छः के 48, यानी इकाई अंक जो है 8 आ रहा है। एक ही ऑप्शन में दे रखा, सीधा सीधा आंसर आ गया आपका। आगे, रमेश ने दो अलग अलग योजनाओं में 2 वर्ष के लिए 25-25 हज़ार का निवेश किया। पहली योजना में ब्याज दर 8% प्रति वर्ष है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होती है, और दूसरी योजना में ब्याज दर 6% प्रति वर्ष है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होती है। दोनों योजनाओं से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है? ठीक है, सिंपल सा सवाल है। आप देख रहे हैं कि दोनों का जो मूलधन है वो सेम है, तो ब्याज दर का डिफरेंस देख लीजिए, फिर उसके बाद मूलधन का उतना परसेंट निकाल देंगे। तो 8% के दर से 2 वर्ष में कितना का ब्याज मिलेगा? अब जानते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100% होता है, यानी कि 8 को 2 से गुना करिए 16, उसके बाद 8 का स्क्वायर यानी कि 64%। उसी तरह इसका भी हो जाएगा 6 6 12.36%। अगर इन दोनों में ब्याज का डिफरेंस देखें तो कितना आएगा? 4 दशमलव इधर से आ गया आपको 8, इधर 2 28, ठीक है 28, तो 4.28% जो है आपका डिफरेंस आया है। हमें चाहिए रुपया में, तो मूलधन कितना है 25,000, तो 25,000 का कितना परसेंट निकालना होगा? 4.28%। तो पॉइंट के लिए आप हटा दीजिए यहाँ से 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ से भी हटा दीजिए, अब गुना करके फिर डिवाइड कर देंगे। तो 25 चौके 100, सीधा कर लेते हैं, 25 अट्ठे 200 बचा 20, 25 दूना 50, 20 70 बचा 7, 25 चौके 100 प्लस 7 107। इसको 10 से डिवाइड करिएगा तो ये जीरो हट जाएगा, बचेगा कितना? 1070। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, संख्या किससे विभाज्य? ठीक है, ठीक है, ऐसे सवाल में आप क्या करेंगे? पहले कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे? अगर पहला ऑप्शन देखें 35, तो ये 5 से डिविजिबल है, 7 से है कि नहीं वो चेक करना होगा। ठीक है, उसके बाद 37, तो ये तो लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर 34 में देखें तो 2 से है, 17 से है कि नहीं चेक करना होगा। लेकिन 24 ऐसा है जिसको आप चेक कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये 3 गुना 8 है। क्या ये 8 से कट रही? क्या 8 चौके 32, 2 8 से नहीं कटी, इसका मतलब 24 हटा दीजिए। अब 3 ऑप्शन है, 35 को चेक कर लीजिए, ये 5 7 होता है, 5 गुना 7, 5 से तो कट ही रहा है, 7 से चेक करना आसान है, 7 एक का 7, 27 हुआ, 7 या 21, 6 67, 7 नंबर 63, 4 43, 7 6 42, 1 14, 7 दूना 14, 7 से 1 भी कट रही है, इसका मतलब ये जो संख्या है 35 से पूरी तरह से कट जाएगी, तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे, एक शर्ट का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% और 15% की दो क्रमागत छूट देता है। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने रुपये कम है? ठीक है, ये विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का डिफरेंस क्या होता है? आप जानते हैं, ये डिफरेंस जो है डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर जो भी डिस्काउंट देते हैं उसके बाद का जो मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य होता है। तो आपसे डिस्काउंट का जो है अमाउंट पूछा जा रहा है, तो निकाल लीजिए। अंकित मूल्य 1200 रुपया है, इसका अगर हम लोग पहला डिस्काउंट निकाले 5%, तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 रुपया हो जाएगा, 60 इसमें घट जाएगा, तो इसके बाद का प्राइस कितना बचा? 1140। अब 1140 का आपको निकालना होगा 15%, निकाल लीजिए। 1140 का 10% हो जाएगा 114, और 5% इसका आधा 57। तो कुल मिलाकर ये जो अमाउंट जो आया आपका, यही है डिस्काउंट का, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो कितना हो गया? 60 10 70 50, 120, 100 220 प्लस 11 231। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 8% की छूट दी जाती है, उसके मूल्य में नेट प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, सक्सेसिव फॉर्मूला से 15 बढ़ाया प्लस का 15, 8 घटाया माइनस का 8, एक बढ़ गया एक घट गया तो आगे माइनस लगेगा, 15 गुना 8 बटा 100। तो 15 में से 8 घटा 7, उसमें माइनस होगा कितना? 15 अट्ठे 120 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 आएगा। तो इसमें आप 1.2 जब माइनस करेंगे तो आएगा 5.8%। इतना का नेट चेंज आया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, इसका सरलीकृत मान ज्ञात करना है।
देखिए पावर सबका सेम है और नेगेटिव है। अब जानते हैं नेगेटिव पावर रहता है तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल होता है। आप सबको एक साथ कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हो। हम यहाँ पर एक साथ कर रहे हैं। अगर पावर नेगेटिव है तो ये एक के नीचे आएगा, और सबका पावर सेम है तो सबको गुना करिए, यानी कि 7 गुना 11 गुना 13, और पावर कॉमन रह जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि इसको हम लोग उल्टा दिए हैं। तो ये आपका आंसर है। तो आप इकाई अंक देख लीजिए, 7 11 13 का गुणनफल आप जानते हैं 1001 होता है, यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे इसका मान याद करना है। तो ये 4/3 प्लस माइनस कट जाएगा, उसके बाद ये वैल्यू बचा, ये 7 तो ऊपर ही चला जाएगा, नीचे हो गया 7 1 7 2 9, तो 7/9 इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4। आगे, कोई व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है, और पूरे लेन देन में 35% लाभ अर्जित करता है। माना कि कोई ग्राहक 15 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, देखिए सवाल पढ़ने से आपको स्ट्रक्चर आ गया होगा। अब जानते हैं कि क्रय मूल्य को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो वो क्या बनता है, हमारा अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। ठीक है, फिर उसके बाद अंकित मूल्य पर हम डिस्काउंट देते हैं तो क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। अगर आप इन दोनों रेशियो को कैलकुलेट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये दोनों कटने के बाद सीपी और एसपी का रेशियो, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। तो ये स्ट्रक्चर पे आपको ये सवाल बैठाना है। वो कैसे बैठेगा, देखिए क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के अंकित मूल्य क्या, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सीपी और एमपी का रेशियो आपको पहले लिखना होगा, यही फाइंड करना आपको। अब उसके बाद एमपी से एसपी, यानी डिस्काउंट कितना दिया, पहला डिस्काउंट इसका 10%, इसका फ्रैक्शन 1/10 होता है, 10 पर 1 का डिस्काउंट देगा, रेशियो बन जाएगा 10 से 9 का। उसके बाद आगे आगे ये कह रहा है कि 15 वस्तुएं खरीदने के बाद 4 वस्तुएं फ्री दी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, 15 4 19 टोटल वस्तु हुआ जिसमें 4 फ्री है, तो 15 का पेमेंट लगा, यानी ये रेशियो में डिस्काउंट हुआ। अब ये जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें चाहिए क्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। वो कहाँ से मिलेगा, ये 35% का प्रॉफिट, यानी ये सीधा सीधा 100 का सामान पर 35% का प्रॉफिट होगा, तो विक्रय मूल्य 135 होगा। ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए। कटने वाला अगर है तो कटा दीजिए, यहाँ से कट रहा है 5 दिया, 5 से 2 बार में। ठीक है, तो 9 या 27 से 135 को डिवाइड करना है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको समझना है कि इन तीनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो ये वाला रेशियो मिलेगा। अगर हमें ऊपर वाला फाइंड करना है ये, तो आपको इन दोनों के गुना करके इसको डिवाइड करना। तो 9 या 27 इसको डिवाइड कर दीजिए, और ये जो 19 दूना 38 आया उसको यहाँ पर रख दीजिए। तो 27 से तो ये कट जाएगा 5 बार में, 38 जाएगा, यानी 38 को हटाने के लिए आपको पूरा रेशियो में 38 से गुना करना होगा। तो 38 पंचे 140, 140 नहीं 150 प्लस 40 190, यानी कि 100:190 आएगा। आप देख सकते हैं 100 का सामान 190 में जा रहा है, इसका मतलब क्या, 90% का यहाँ पर वृद्धि हो रहा है। तो यही तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये पॉइंट नहीं है। ठीक, आगे वस्तुओं एक्स और वाई के क्रय मूल्यों का अनुपात 3:7 है। ठीक है, लिखते हैं एक्स है वाई है, क्या रेशियो है कॉस्ट प्राइस का, 3:7। किसी व्यक्ति ने वस्तु एक्स को बेचकर 14% का लाभ अर्जित किया और उससे वस्तु वाई को बेचने पर 11% की हानि हुई। संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। देखिए एक्स का जो प्रॉफिट है 14% का है, लिखते हैं यहाँ पर 14% का प्रॉफिट है प्लस में, और वाई पर जो है 11% का नुकसान है, तो ये माइनस में 11% आ जाएगा। अब हमें चाहिए ओवरऑल इसको क्या हुआ, तो उसके लिए आप वेटेड एवरेज का मेथड यहाँ लगा सकते हैं, यानी गुना करके। तो 14 या 42% यहाँ पर आया प्लस में, और 11 सत्तर 77 आया माइनस में, और इसको डिवाइड करना टोटल वेट यानी क्वांटिटी 7 3 10 से, 10 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 77 में 42 घटा दीजिए, ये आएगा 35, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.5%। ठीक है, देखिए ये नेगेटिव आया था, नेगेटिव मतलब क्या, हानि हुआ है 3.5% का, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे धारा की दिशा में चाल 125 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत दिशा में चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 25 घंटे लगते हैं। नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। ठीक है, देखिए सिंपल सा सवाल है। डाउन स्ट्रीम का स्पीड आपको दे रखा है 125, अप स्ट्रीम का दे रखा है। आपसे तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस पूछ रहा है, फॉर्मूला लगा दीजिए। डिस्टेंस निकालने का क्या होता है, S1 गुना S2, नीचे S1 प्लस S2 गुना टाइम, ये होता है। तो ये जो डिस्टेंस आता है एक साइड का आता है, हमें टोटल दूरी चाहिए यानी जाने का भी और वापस आने का। तो आप आगे क्या करिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा। तो वैल्यू रखिए इसमें, S1 125 है, S2 25 है, दोनों को जोड़ के नीचे 150 आ जाएगा, गुना टाइम टोटल कितना लग रहा है 25 घंटा।
और इसको 2 से गुना भी करना है क्योंकि दोनों तरफ का दूरी चाहिए हमें। तो 25 से ये कट जाएगा 6 बार में, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में। तो 125 गुना 25 ये कितना हो जाएगा? 3125। इसको 3 से डिवाइड करना है। इकाई अंक मिला लीजिए, 5 आना चाहिए। 3 का 3 2 5 यहाँ पर आ रहा है, 3 का 3 1 4 नहीं आ रहा है, 0 5 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो है 520 है, जबकि डिवाइड करेंगे तो 1000 से ज़्यादा ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही 1000 से ज़्यादा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, ईंधन की कीमत 3 क्रमिक महीनों में क्रमशः ये परसेंटेज से कम होता है, लेकिन चौथे महीने 65% बढ़ जाती है, ठीक है। 65% का वृद्धि है चौथे महीने में। ईंधन की मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करना है? रेशियो से, ठीक है। लिखते जाइए। पहला रेशियो 10%, इसका फ्रैक्शन 1/10 यानी 10 पर 1 का कमी हुआ, रेशियो बनेगा 10 से 9 का। 45% का फ्रैक्शन ये हो जाएगा 9/20 यानी 20 से 9 का कमी हुआ तो रेशियो बन जाएगा 20 से 11। फिर 10% है यानी 10 से 9 होगा, ये कमी था इसलिए कम करके लिखे। अब बढ़ गया है 65%, इसका फ्रैक्शन 13/20 यानी 20 पर 13 का वृद्धि है, रेशियो बनेगा 20 से 20 + 13 33। अब कटने वाला है तो कटा दीजिए, नहीं तो आपको गुना करना होगा। कटने वाला तो नज़र नहीं आ रहा, गुना करेंगे तो 2 दूना 4 पर 4 जीरो आएगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 40,000। इधर कितना आएगा हमें मालूम नहीं, लिखेंगे, ठीक है। 9 गुना 9 81 अलग कर लीजिए, उसके बाद 11 गुना 33 अलग कर ले लीजिए। अब हमें यहाँ पर निकालना, तो आप क्या करिए, ये जो 40,000 है इसको 100 बनाने का कोशिश करिए। तो 100 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 40 नहीं 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 400 से 100 बार में ये कट जाएगा, 400 से इधर किए तो इधर भी कर देंगे। तो ये तो 100 ही बन गया। अब आपको चेंज देखना है तो इसको कैलकुलेट करके निकालिए। तो देखिए कैसे निकलेगा ये 40, अगर हम लोग देखें 40 ये 10 बार में काट दें और 40 ये 2 बार में लगभग ले लें, क्योंकि आंसर में उतना दूरी है, तो कितना आ जाएगा ये 11 दूना 22 गुना 33। तो 22 तिया 66 बचा 6, 22 तिया 66 6 72। 10 है नीचे तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 72.6% आया, यानी 100 से इतना हो गया, ठीक है। ये वैल्यू तो 100 ही है ना, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये 40,000 नहीं रहा, 100 हो गया। तो 100 से इतना हुआ तो कमी हुआ, वृद्धि वाला हटा दीजिए। 2 ऑप्शन है, कमी का कितना हो जाएगा, 100 में 72 घटाने के बाद 28 यानी 27 के समथिंग आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में है 26.49%, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक टैक्सी स्टैंड से 2 कैब 12 मिनट के अंतराल पर 57 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलना शुरू करती है। दोनों कैब एक ही दिशा में चलती है। एक व्यक्ति टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा है, जो 10 मिनट के अंतराल पर दोनों कैब से मिलता है। व्यक्ति की चाल याद कीजिए, ठीक है। ये सवाल को बेसिक से समझाने का कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं बनता, आप जानते हैं इसका ट्रिक, हम आपको पहले कई बार बताए हुए भी हैं। इसमें टैक्सी है और आदमी है, ठीक है, टैक्सी और मैन। तो मैन का क्या है यहाँ पर टाइम है 10 मिनट के अंतराल पर मिल रहा है, तो मैन में ये दे दीजिए 10 मिनट। और टैक्सी में आपको ये दोनों का डिफरेंस देना है, ये 12 मिनट और 10 मिनट, दोनों का डिफरेंस कितना है 2 मिनट का, ठीक है। इसको कटा के रेशियो लिए, 2 का 2, 2 पंचे 10, यानी 1:5 ये जो है टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। नहीं, टैक्सी का स्पीड 5 है तो आदमी का कितना 1 है, जबकि एक्चुअल में टैक्सी का स्पीड है 57। तो ये 5 मिनट का वैल्यू 57 हो जाएगा। तो 1 का निकालना है, तो 1 का निकालेंगे क्या करना होगा, 57 को 5 से डिवाइड करना होगा। 11×5 = 55, उसके बाद चला जाएगा आपको 4 बार में, तो 11.4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे, एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 1 लाख है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा, ठीक है। 81,000 होगा। आप समझ सकते हैं 10% का फ्रैक्शन 1/10 यानी 10 पर 1 का कमी है तो 10 से 9 बनेगा प्रत्येक वर्ष का रेशियो। लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष का बाद चल रहा तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये रेशियो बन जाएगा 100:9/81। यानी अगर पहले 100 वैल्यू था तो अब जो है 81 रहा, जबकि एक्चुअल में 1 लाख था। तो 100 का वैल्यू 1 लाख, तो 81 का वैल्यू कितना 81,000। आगे, यदि x y³ - 1 के व्युत्क्रमानुपाती है तथा y बराबर 4 होने पर x 6 के बराबर है, तो y बराबर 8 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये जो कह रहा है कि x y³ - 1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से x ये जो है व्युत्क्रमानुपाती, तो इसलिए इसको 1/y³ - 1 लिखेंगे, ठीक है।
तो इसमें आप वैल्यू रखिए। ये कह रहा है x 6 होने पर y 4 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग x का वैल्यू 6 लें तो ये y का वैल्यू क्या देगा, 4। 4 अगर यहाँ रख दें तो 4 के क्यूब 64 माइनस 1 63 होगा। और ऊपर तो 1 है और आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए k जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ से k का वैल्यू फाइंड करिए आप। कितना आएगा, 6 गुना 63। इसको यहीं पर रहने दीजिए। फिर आपको आगे इसी में रखना है ये वाला वैल्यू। y बराबर 8 होने पर x का मान पूछा जा रहा है। तो x हमें निकालना है बराबर y का कितना, 8। तो ये जो है कांस्टेंट वो लेना है। कांस्टेंट का वैल्यू 6 गुना 63 है और नीचे हो जाएगा 8 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर 8 का क्यूब 512 में से 1 घटा 511। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगा। तो देख लेंगे यहाँ पर ये 7 से कट रहा है, ये कट रहा है कि ये भी कट रहा है। तो 7 से 7 नमा 7 7 7 21, 73 बार में। तो ऊपर हो गया 6 नमा 54, नीचे हो गया 73। तो ये वैल्यू मिलेगा आपको 54/73, ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर 2 ठोस शंकु बनाए जाते हैं जिनमें आयतनों का अनुपात 3:4 और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर रखी जाती है। पहले और बाद के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आधार के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। यानी आपको सिर्फ फ्लैट सरफेस देखना है। देखिए, अगर हम लोग बेलन की बात करें तो इसमें टोटल कितने फ्लैट सरफेस होंगे। बेलन को आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको दिखेगा। इसमें फ्लैट वाला ये नीचे वाला भाग होगा और ऊपर वाला भाग, यानी 2 सर्कल का एरिया आपको निकालना है। और आप जानते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 2 है तो 2 गुना पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना होगा, 14 का आधा, क्योंकि ये जो है व्यास है। तो 7 का स्क्वायर यहाँ पर पड़ेगा 49। तो टोटल हो गया 49 दुना 98 पाई। ये फ्लैट सरफेस पहले था। अब कितना होगा, ये कह रहा है बेलन से शंकु बना रहे हैं। तो बेलन से शंकु बना रहे हैं तो बेलन का आयतन और ये दोनों शंकु का आयतन बराबर होगा। तो अब पहले बेलन का आयतन निकालिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू आर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 इंटू एच कितना दे रखा है यहाँ पर 20। तो ये आयतन है बेलन का पहले। अब ये आयतन को 2 भाग में बांटा है, इस अनुपात में 3:4 में, और इसको 3:4 में बांट के शंकु बनाया। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आ जाएगा इस आयतन का कितना भाग, ये 3:4 में इसको बांटिए तो 3 भाग आएगा, टोटल 3 4 7 में। ये चला जाएगा पहला शंकु में। तो ये कटाने के बाद कितना होगा, 7 से 7 बार में 7 दूना 14 थी 42, 420 पाई। ये हो गया पहला। दूसरा हो जाएगा आपका फिर से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर। अब ये तो हो गया। अब इस आयतन का कितना भाग जाएगा दूसरा में, ये 4 भाग बचा। इसका आप 4/7 निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, पहले वाला में चला गया। तो ये 7 से फिर कट जाएगी, ये 7 बार में 7 दूना 14 चौके 56, यानी कि आ गया 560 पाई। ठीक है, हम यहाँ पर R1 R2 नहीं लिख रहे हैं, ज़्यादा झमेला होगा। आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, ये पहला शंकु है, ये दूसरा शंकु है। अब इसको कटाइए। कटाए अगर हम लोग तो पाई तो कटेगा ही। उसके बाद यहाँ पर एच कितना था, दोनों का ऊंचाई है 35। ठीक है, तो 35 यहाँ पर आप ले सकते हैं और यहाँ पर भी ले सकते हैं। 35 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 35 से कम 35, 35 दूना 70। तो 12 या 36 आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा। और यहाँ से अगर देखें तो 35 से कट जाएगा, 35 का 35 बचा कितना 21, 210 हुआ। 35 दूना 70 थी, यानी कि 6 बार में ये कट जाएगा, 3 जाके गुना होगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा 16 या 48। ठीक है, पाई तो कटना ही है दोनों साइड। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अगर हम लोग देखें ये जो शंकु बना है तो शंकु में फ्लैट सरफेस कहाँ होगा, इस तरह से शंकु दिखेगा आपको। इसका फ्लैट सिर्फ नीचे होगा, आधार। तो आधार तो सर्कुलर होगा, तो सर्कल का एरिया यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू आपके पास 36 है, इसमें पाई लगा दीजिए तो 36 पाई यहाँ का एरिया हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 48 पाई। ठीक है, सिंपल सिंपल आपको समझना है। तो टोटल एरिया ये दोनों हो गया बनने के बाद। तो 36 + 48 कितना हो जाएगा, 70 प्लस इधर 8 से 14, 84। बाद का एरिया 84। पहले कितना निकाले थे हम लोग, 49। तो यहाँ पर कमी दिख रहा है, कितना का कमी है, 14 का कमी है। किसके ऊपर, 98 के ऊपर। 14 का 14, 14 से 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। तो ये जो है कमी आया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है।
आगे, दो कर्मचारियों के वेतन का अनुपात यह है, यदि पहले कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है और दूसरे कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए वृद्धि हो रहा है 10 और 20%। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनका अनुपात पहले क्या था, 3:4। 10% का वृद्धि मतलब आप जानते हैं कि 1.1 गुना कर सकते हैं इसको, और 20% को 1.2 गुना कर सकते हैं। तो सीधा सीधा आप यहाँ पर 1.1 गुना कर दीजिए, और दूसरा में वृद्धि है 20%, तो यहाँ पर 1.2 गुना कर दीजिए। ठीक है, कटने वाला अगर है तो कटा लीजिए, पॉइंट तो कटेगा ही दोनों साइड, और 3 से ये कट जाएगा 4 बार में, ये हो गया 11 और ये हो गया 4 गुना 4 16। तो 11:16 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, कोई व्यक्ति इन तीनों चाल से समान दूरियों को तय करता है, संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। ठीक है, तो आप एलसीएम मेथड से बना सकते हैं, नहीं तो क्या करिए, इन तीनों का एलसीएम मान लीजिए, प्रत्येक पार्ट का डिस्टेंस। ठीक है, तीनों चाल से 3 क्रमागत दूरी तय किया, तो तीनों का बराबर डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, इन तीनों का एलसीएम, जिसको यहाँ पर हम लिखते हैं 19 गुना 8 गुना 5 आएगा। ठीक है, ये होगा। और हमें निकालना औसत चाल। आप जानते हैं कि औसत चाल के लिए क्या चाहिए, कुल दूरी बटा कुल समय। तो इतना डिस्टेंस करके उन्होंने 3 दूरी कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस तो यही हो जाएगा इसका 3 गुना। तो यहाँ पर लिखते हैं 19 गुना 8 गुना 5, इसका 3 गुना। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हुआ। अब टाइम निकालना है। देखिए 19 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इतना दूरी जब कवर करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 19 से इसको डिवाइड करना, तो 19 कट जाएगा, बचा कितना, 8×5 40 घंटा। उसके बाद फिर आगे 8 से इस दूरी को कवर करेगा, तो 8 कटेगा, यहाँ पर 19 नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब हो गया 19×5 95 घंटा। फिर आगे अगर हम लोग देखें तो 5 किलोमीटर के चाल से इस दूरी को कवर करेगा, तो 5 कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो 19×8 152 घंटा यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो यही हो गया आपका एवरेज स्पीड, इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 8×5 40 या 120, यानी 19 गुना 120 आया। नीचे आ गया आपको 5 2 7, यहाँ पर 4 9 13, 13 5 18, बचा 1 1 2, 287। 287 सभी में है। इकाई अंक ऊपर देख लीजिए, जीरो आना चाहिए। 3 7 21, 1 1 2 नहीं आ रहा है जीरो। ठीक है, 7 7 49 1 50 यहाँ पर आ रहा है। 7 5 35 1 36 नहीं आ रहा। 7 या 21 1 22 नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर 3 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 12 है। इन पूर्णांकों में से सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए औसत जो है वो हमेशा कहाँ रहता है, बीच में रहता है। आप जानते हैं, हमेशा आपको बताते हैं, क्योंकि ये जो है क्रमागत पूर्णांक है, वो सीरीज में होता है। तो बीच में औसत है, तो 2 नंबर इसके आगे 13 और 14 होगा। ठीक है, और 2 नंबर इसके पीछे 11 और 10 होगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा यहाँ 14 है, तो 14 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक त्रिभुज की भुजाएं ये है, इनका क्षेत्रफल कितना होगा। कि भुजाओं को अगर गौर से देखिएगा तो ये क्या है, ये सब 14 से डिविजिबल है। तो 14 से इसको काटेंगे 5, 14 से 4, 14 से 3, ये 5 4 3 आया है, ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है, इसका मतलब त्रिभुज कैसा है, समकोण है। समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगा दीजिए, तो आधा इसका 56 हो जाएगा और ऊंचाई 42 हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इसको कटाइए, 21 21 छाके, इकाई 6 2 ऑप्शन है। ठीक है, और 3 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर 1 है केवल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं होगा। आगे, किसी सेल के दौरान 50% माल को 45% लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल में से 30% माल को 27% लाभ पर बेचा जाता है, और अभी भी शेष माल को 43% हानि पर बेचा जाता है। यदि समग्र लाभ x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए टोटल जो माल इसके पास 100 यूनिट है, जिसमें 50% माल को बेचा है, तो 100 का 50% 50 आ गया। उसके बाद बचा कितना, 50। अब ये कह रहा है शेष माल का 30%, यानी शेष माल 50 ही बचा था यहाँ पर, 100 में से 50 इधर आ गया, 50 का अब 30% आपको आगे निकालना है, जो कि आएगा 15। ठीक है, और अभी भी शेष, अब इसके अलावा कितना शेष बचा, 100 में इधर आ गया कितना, 65, तो बचा 35। तो इसको कटा के आप छोटा कर लीजिए, 5 से 10 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से ये 7 बार में। तो इस रेशियो में इन्होंने सामान को बेचा है। अब पहला जो पार्ट है उस पर इसको 45% का लाभ है, तो यहाँ पर आप 45% दे दीजिए प्लस में,
और दूसरा पार्ट पर इसको 30% माल को 27% के लाभ पर बेचा, तो यहाँ पर इसको 27% का प्रॉफिट है, तो यहाँ भी प्लस में दीजिए 27%। लेकिन शेष माल जो है 43% की हानि पर बेचा है, तो यहाँ पर माइनस में 43% लिखिए। अब आपको निकालना है क्या, ओवरऑल इसको कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ है। तो उसके लिए वेटेड एवरेज का मेथड लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो 45×450 यहाँ हो गया, और 27×81 यहाँ हो गया, माइनस में यहाँ आएगा कितना, ये हो गया आपका 1/30, यानी 301% यहाँ से आ गया। और इसको डिवाइड किससे करना है, टोटल क्वांटिटी 10 3 13 7 20 से। तो जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, इधर हो गया 45 8 53, 531 में 301 घटाना, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 230। इसको डिवाइड करना 20 से, तो जीरो कटेगा, 2 से 23 को डिवाइड करेंगे तो 11.5 आएगा। तो 11.5% का यहाँ पर क्या प्रॉफिट है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। प्रॉफिट इस वजह से कि यहाँ पर वैल्यू जो है प्लस में आया घटाने के बाद। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 39 से विभाज्य है, ठीक है। ठीक है, 39 मतलब क्या, 3×13। अगर ऑप्शन देखें हम लोग तो ये 3 से डिविजिबल है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ठीक है। अब 3 ऑप्शन है, तो 13 से आपको चेक करना पड़ेगा। अब जानते हैं कि 13 से विभाजिता कैसे चेक करते हैं, 3 3 का पेयर बना के डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पर 3 का पेयर बनाइए, 776 हुआ, उसके बाद 622, दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो कितना आएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, और यहाँ पर भी 5, ठीक है। यहाँ पर 154 आ रहा है। क्या 154 13 से कट रहा, नहीं कट रहा, इसका मतलब जो है पहला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। दूसरा चेक कर लीजिए, इधर 622 710, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 78 10 88, 88 13 से नहीं कटेगी, इसका मतलब ये भी 13 से नहीं कटेगी। तो बचा ऑप्शन नंबर 3 केवल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, ये संख्याएं हैं, इसका भारित औसत ज्ञात करना है, ठीक है। संख्याओं का वेटेड एवरेज निकालना आपको जब इनके संगत भार क्रमशः ये दिया गया है। तो इसके लिए गुना करना होता है, आप जानते हैं, लिख लीजिए, उसके बाद ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, ठीक है। संख्या दे रखा है 17 12 23 45 और 301, और इसका जो वेट है वो क्या है, 29 है, इसका 87 है, इसका 15 है, इसका 26 है, इसका 18 है। अब गुना करके जोड़ना होगा। गुना अगर करें तो ये कितना होगा, 17×9 153, या ठीक है 17×30 कर लीजिए, 510, उसमें 17 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 493, ठीक है। सबको गुना कर रहे हैं यहाँ पर, 12×87, तो 12 7 84 बच्चा 8, 12 8 96, 8 104 यहाँ पर आ गया, 15 या 45, 15×30 4 34, 345 यहाँ आ गया, और 26 पंचे 130 बचा 13, 26 चौके 104 + 13 117, और यहाँ पर 18 का 18 आएगा, ठीक है। उसके बाद 18 × 54, यानी 5418 यहाँ आ गया। सबको जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, 3 4 7 5 12, 12 8 20 बचा 2, 2 9 11, 4 15, 4 19, 7 26, 1 27 बचा 2, 4 6, 6 3 9, 1 10, 10 4 14 बचा 1, 1 1 2 3 5 6 5 11, ठीक है। 11 में से 3 8, ये 84 70 आएगा। इसको डिवाइड करना आपको टोटल वेट से, यहाँ पर जोड़ के निकालना होगा। टोटल वेट कितना है, 9 7 16, 5 21 6 27 8 35, अच्छा 3 2 5 8 13 14 2 16 1 17, 175। अब डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 7 से ऊपर कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो 35 से कटाएंगे 5 बार में, 35 से 35 दूना 70, 14 147 हुआ, 35 चौके 140, 35 दूना 70, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 48.4। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, 3 घंटियाँ 12 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे 10 बजे एएम पर एक साथ बजती है तो वे पुनः किस समय एक साथ बजेगी। एलसीएम निकाल लीजिए, उतना टाइम उसमें जोड़ देंगे। 12 15 80 का 12 15 18 का एलसीएम 180 होता है, यानी 10 बजे के 180 मिनट के बाद जो है वो बजेगा। 180 मिनट क्या, 3 घंटा, तो 3 आवर इसमें जोड़ दीजिए तो 10 3 13 बज जाएगा, जिसको आप बोल सकते हैं 1 बजे पीएम। तो 1 पीएम ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे,
5,000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, 5,000 का 5 दूना 10%, 500 रुपये इसका आंसर होगा। आगे, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 2 स्क्वायर रूट के अंदर है तो 2 इससे बाहर आएगा, माइनस 5 इससे बाहर आएगा, 5 गुना 5 25 है, और माइनस का 11। तो 36 2 38 हो गया, इधर 25 11 36 हो गया, घटाएंगे तो 2 प्लस में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे, 3 संख्याओं का औसत ये है 49। पहली संख्या और दूसरी संख्या की दोगुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? देखिए 3 नंबर है, मान लीजिए ए बी और सी। ये क्या कह रहा है, पहली जो है दूसरी पर है और दूसरी जो है वो तीसरी पर है, तो हम लोग तीसरी संख्या मान लेंगे 1 यूनिट का। तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है तो ये 2 यूनिट होगा। और कह रहा था कि पहली जो है दूसरी की दोगुनी है, तो दूसरी 2 है तो इसका 2 गुना 4 हो जाएगा पहले, ये संख्या है। इसका जब हम लोग एवरेज निकाले तो कितना होगा, 4 2 6 1 7 को 3 से डिवाइड करना होगा, तो हम लोग टोटल ही निकाल लेते हैं। तो टोटल 7 है, जबकि यहाँ एवरेज दे रखा है 3 संख्याओं का 49, तो इसका टोटल कितना होगा, 3 गुना 49। ठीक है, तो 1 यूनिट के यहाँ से कितना आएगा, 7 से 7 बार में 7 या 21 आ गया। क्या पूछ रहा हमसे, पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या 4 यूनिट, तो 1 का 21 है तो 4 का कितना होगा 84। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, इसको सरल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भाग है, पहले इसको लगा दीजिए। पॉइंट देखना, 1 अंक यहाँ 3 अंक के पहले, तो 8 से कटाइए इसको, 8 एक 8 8 6 48। इसमें 3 अंक है, इसमें 1 अंक है, तो भागफल में 2 अंक के पहले पॉइंट पड़ेगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 1.06। इसको यहाँ देखिए 2 से काट दीजिए, फिर से ये कट जाएगा, 0.53 यहाँ का आएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू आ गया 0.53। अब यहाँ पर आइए, ये भाग है 5/2, तो इसको गुना करके 2/5 कर लीजिए। 5 से इसको अगर कटा दें तो 25 पंचे 125, तो यहाँ पर आएगा 0.025, और यहाँ पर 4 दूना 8 25 अट्ठे 200। ठीक है, 200 हुआ, उसमें एक यहाँ 3 यहाँ 4 अंक के पहले पॉइंट दोनों का, 3 अंक है, एक जीरो लगा दीजिए, यहाँ पर पॉइंट आएगा, और इन दोनों में जोड़ का संबंध है तो जोड़ देंगे, तो ये जीरो तो हट ही जाएगा। ये जोड़ने के बाद कितना बनेगा 0.55। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, 30 विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत 70 है, 20 विद्यार्थियों के एक अन्य समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 80 है। यदि दोनों समूहों के विद्यार्थियों को एक साथ शामिल कर लिया जाए तो समस्त विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो आप विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो ले लीजिए, यहाँ 30 विद्यार्थी है, जीरो हटा देंगे, 20 विद्यार्थी है, जीरो हटा देंगे, रेशियो बन गया 3 और 2 का। पहला ग्रुप का जो एवरेज है वो 70 है, तो यहाँ पर 70 आएगा। दूसरा ग्रुप का एवरेज क्या है 80 है, 80 आएगा। अब हमें निकालना है क्या, ओवरऑल। तो आप वेटेड एवरेज कर सकते हैं, डेविएशन। यहाँ देखिए 70 मान लीजिए एवरेज है, अब 70 से अगर 80 देखें तो ये 10 ज़्यादा है, और इसका क्वांटिटी कितना है 2 है, तो 2 से गुना कर दीजिए। अब इस क्वांटिटी को, ये जो डेविएशन आया है, इसको आप टोटल से डिवाइड करिए, यानी कि 3 2 5 से, 5 से 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4, 70 + 4 74 इसका ओवरऑल एवरेज होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, ठीक है, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।